हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु इसके बारे में सीख रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों? भौतिक गुणधर्म किसके? धातु एवं अधातु के, और उसकी सहायता से कैसे हम लोग उसे अलग अलग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनमें रहे हुए अपवाद, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब मैंने कहा था तुम्हें कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या सीखेंगे? रासायनिक गुणधर्म धातु एवं अधातु के बारे में। मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में किसके बारे में दिया हुआ है? रासायनिक गुणधर्म सिर्फ और सिर्फ धातु के बारे में। बट जहां जहां पर अधातु के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन करूंगा। परंतु रासायनिक गुणधर्म के अंदर हमें केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखनी पड़ेंगी, समीकरण लिखना पड़ेगा, तो उसमें रहे हुए तत्वों के नाम तुम्हें समझ में नहीं आएंगे डायरेक्टली। तो करना क्या है कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है, वो सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता दूंगा ये तत्व अधिक सक्रिय है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक क्लियर करते हैं, वो है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी अर्थात क्या होता है कि इसके वर्ड में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सक्रिय यानी कि सक्रिय रहे हुए तत्वों की एक श्रेणी, जो सबसे अधिक सक्रिय है वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जो सबसे कम सक्रिय तत्व है सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये श्रेणी क्या बताती है? श्रेणी क्या है, मैं पूरी की पूरी श्रेणी यहां पर लिख देता हूं दोस्तों। देखिए, श्रेणी लिख रहे हैं हम लोग यहां पर। ये दोस्तों हमने पूरी की पूरी सक्रियता श्रेणी लिख ली। क्लियर? ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। अब ये सक्रियता श्रेणी के अंदर क्या है, कौन से क्रम में लिखा हुआ है? हमने इसे घटते क्रम में लिखा हुआ है, अर्थात कि जो सबसे पहले वाला है वो सबसे अधिक सक्रिय है और सबसे अंतिम वाला सबसे कम सक्रिय है। तो ये जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? के की। ये क्या है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है दोस्तों? सक्रिय तत्व। सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन है दोस्तों? के मींस पोटेशियम। और हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर Au की। ये कैसा है? सबसे कम सक्रिय तत्व। कैसा है? सबसे कम सक्रिय तत्व। सबसे कम सक्रिय तत्व की बात करें तो कौन है? Au है। क्या है? Au। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन सा ऑर्डर में दिया हुआ है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उतरते क्रम में। सबसे पहले वाला सबसे अधिक, फिर उसके बाद Na, Ca, Mg, इस तरह से, और लास्ट में जो आएगा वो सबसे कम सक्रिय। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि ये अधिक सक्रिय और कम सक्रिय का मीनिंग क्या है? इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो एक चीज इससे क्लियर होती है, वो क्या है दोस्तों? कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व अर्थात क्या कि ये ऐसा तत्व है जो कि सक्रिय है, यानी ये किसी के भी साथ आसानी से रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है, नए उत्पाद, नई चीजों को निर्माण कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि ये सक्रिय है तो आसानी से रिएक्शन कर सकता है। कम सक्रिय तत्व अर्थात क्या होगा दोस्तों? तो कम सक्रिय है, आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा नहीं। क्लियर? इसके अंदर कोई भी परिवर्तन, इसके गुणधर्मों में परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कैसा है? बहुत ही कम सक्रिय तत्व है। क्लियर? तो अब बात करूं मैं यहां पर कि ये जो पूरी श्रेणी है इसके अंदर सबसे अधिक देख लिया और सबसे कम सक्रिय तत्व देख लिया, परंतु बीच में जो रहे हुए तत्व हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, नाम देखते हैं। पूरी की पूरी श्रेणी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे अभी रासायनिक गुणधर्म के अंदर, तो इसका बहुत बड़ा यूज है। क्लियर? इस पूरी श्रेणी का, क्योंकि कौन सा तत्व सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है, ये तो हमने देख लिया, परंतु बीच में से मैं कोई भी दो तत्व दूं और पूछूं इन दोनों में से कौन सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है, तो उस समय पूरी की पूरी श्रेणी याद होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग सबके नाम देखते हैं। यहां पर मोस्ट ऑफ 20 तत्वों के नाम हमने सीखे थे, उसी में से हैं। उसके अलावा के जो तत्व आएंगे उसके नाम मैं यहां पर नीचे की तरफ अभी लिख दूंगा, जिससे हमें उसके नाम भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो नाम स्टार्ट करते हैं। के यानी क्या है? पोटेशियम, जो कि हमने सीखा था। कैसा है? सबसे अधिक सक्रिय है। फिर है Na यानी सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जिंक, Fe यानी कि आयरन, लोहा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, Pb यानी कि लेड, H यानी हाइड्रोजन, Cu यानी कॉपर, Hg यानी कि पारा, मर्क्यूरी भी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी, पारा। सिंबल क्या है इसका? Hg। Ag यानी कि सिल्वर, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एज वेल एज Au यानी कि गोल्ड यानी कि सोना, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये पूरे के पूरे नाम हो गए दोस्तों। जो नए नाम हैं उन्हें उनके नाम हमें याद रखने हैं। जैसा कि नया नाम हमारे लिए क्या है? Zn यानी कि जिंक, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे जिंक, इसका नाम हो गया। फिर हमारे लिए है Pb,
तो Pb का नाम क्या है दोस्तों, लेड। क्या नाम है, लेड पढ़ा जाता है। Cu का नाम है दोस्तों कॉपर। क्या नाम है, कॉपर। और बचा Hg का नाम है दोस्तों पारा। क्या है, पारा, जिसे हम लोग मर्क्यूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्क्यूरी। क्लियर। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी श्रेणी हो गई। Ag यानी सिल्वर, चांदी, और Au यानी कि गोल्ड यानी कि सोना। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी हमारी सक्रियता श्रेणी हो गई, कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे रासायनिक गुणधर्मों पर दोस्तों। तो हम लोग अब रासायनिक गुणधर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं, किसके, धातु एवं अधातु। अधातु को समझ लो, इग्नोर ही करना है, बिकॉज इसके बारे में पूरे चैप्टर में बहुत ही दिया ही नहीं है रासायनिक गुणधर्म के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, परंतु जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं अवश्य बताऊंगा। तो हमें सीखना क्या है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यानी कि भौतिक गुणधर्म को अलग अलग पढ़ा था, साथ साथ प्रॉपर्टी दोनों के अंदर थी। क्लियर। साथ साथ गुणधर्म पढ़े थे, धातु एवं अधातु के और अपवाद। तो अब रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ना है, कितने रासायनिक गुणधर्म, तो दोस्तों 4 रासायनिक गुणधर्मों को हमें पढ़ना है। कितने दोस्तों, 4 रासायनिक गुणधर्म है धातुओं के। सबसे पहला है, कौन कौन से हैं, कि धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ प्रक्रिया होगी दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ। क्यों प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं, रासायनिक, यानी यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो होने वाला गुणधर्म क्या कहलाएगा, रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। क्लियर। तो पहला है हमारा जो धातु है उसकी प्रक्रिया हमें किसके साथ करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ। दूसरे में हमारे धातु की प्रक्रिया हमें किसके साथ करानी है दोस्तों, जल यानी कि पानी के साथ। किसके साथ, जल अर्थात कि पानी के साथ हमें उसकी प्रक्रिया करानी है, किसकी, हमारे धातु की प्रक्रिया। तीसरा है कि हमें इसकी प्रक्रिया किसके साथ करानी है, धातु की प्रक्रिया, तनु अम्ल। अम्ल को क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड के साथ प्रक्रिया करानी है धातु की। और लास्ट है दोस्तों कि धातु की कौन सी प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया। कौन सी दोस्तों, विस्थापन प्रक्रिया। अब ये विस्थापन प्रक्रिया के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी सीखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा और सीख लेंगे। तो टोटल 4 रासायनिक गुणधर्मों की हमें चर्चा करनी है। पहला है दोस्तों कि धातु की प्रक्रिया में किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ करनी है। दूसरा है धातु की प्रक्रिया किसके साथ, जल यानी कि पानी के साथ। तीसरा है धातु की प्रक्रिया हमें किसके साथ, तनु अम्ल यानी कि मंद एसिड के साथ करनी है। और चौथा है कि धातु की हमें कौन सी प्रक्रिया देखनी है, विस्थापन। तो 4 रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, तो रासायनिक गुणधर्म का टॉपिक यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। तो 1 बाय 1 हम लोग चारों टॉपिक में से 1 बाय 1 सीखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले ये 4 प्रक्रियाओं के नाम हमें याद होने चाहिए, उसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सीखेंगे, धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ जब भी मैं प्रक्रिया की बात करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या हमें देखना है वो अभी कभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं पहली प्रक्रिया की, धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होगा, तो मान लो मेरे पास दोस्तों एक धातु है। क्लियर। धातु की प्रक्रिया में किसके साथ कर रहा हूं, ऑक्सीजन। क्लियर। तो धातु की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ की करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर प्राप्त होगा, हमारा उत्पाद क्या होगा, धातु के ऑक्साइड। हमें क्या मिलेंगे, धातु के ऑक्साइड। जो भी धातु होगा उसका ऑक्साइड स्वरूप हमें यहां पर प्राप्त होगा। क्लियर। सिंपल है। धातु की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो प्लस कर दिया हमने क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा, धातु के ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, प्राप्त क्या होगा, धातु के ऑक्साइड। धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, परंतु वो ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अब ये क्षारीय को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, बेसिक। क्या कहते हैं दोस्तों, बेसिक। यानी कि धातु के ऑक्साइड तो हमें प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त होने वाला जो ऑक्साइड है वो किस स्वरूप में होगा, क्षारीय यानी कि बेसिक स्वरूप में प्राप्त होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में प्राप्त होता है धातु का ऑक्साइड, तो क्या कहेंगे हम लोग, क्षारीय यानी बेसिक स्वरूप में प्राप्त होता है। अब यहां पर जो धातु के ऑक्साइड हमें मिले हैं, तो इसे आगे की तरफ एक और प्रक्रिया में कर दूं इसी के अंदर, कि जो धातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त हुए हैं, क्लियर,
इनकी प्रक्रिया अगर मैं किसके साथ कर दूं दोस्तों, जल यानी कि पानी के साथ, यानी इनमें पानी मिला दूं मैं दोस्तों, क्या मिला दूं, पानी मिला दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट बेस। क्या मिल जाएगा, बेस यानी कि क्षार। समझ में आया दोस्तों। होगा क्या, बहुत ही सिंपल है। देखिए कि धातु की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो मुझे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे, जो कि कैसे होंगे, क्षारीय यानी बेसिक होंगे। अब वो बेसिक में से हमें बेस निकालना है कि वो क्षार कौन सा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, अथवा तो क्षार प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर धातु के रूप में मैं ले रहा हूं सोडियम। सोडियम धातु का ही एग्जाम्पल है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा था, धातु के एग्जाम्पल लिखे थे हमने, उसके अंदर क्या लिखा था, Na यानी कि सोडियम। सोडियम क्या है, एक धातु है। इसकी प्रक्रिया में किसके साथ कर रहा हूं दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, वायु स्वरूप में। क्लियर। तो सोडियम की प्रक्रिया में O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, तो प्रक्रिया में मुझे क्या प्राप्त होता है, Na2O, यानी कि ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है। क्या मिलेगा, धातु के ऑक्साइड। धातु कौन सा है, सोडियम, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम। ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए नाम क्या है, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। इसका नाम हो गया दोस्तों सोडियम ऑक्साइड। तो हमें सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया यहां पर, Na2O। अब अभिक्रिया को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। ऑक्सीजन कितने दोस्तों, 2 हैं, 1 है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गया दोस्तों, 2 1 कम 2, परंतु सोडियम का यहां पर संतुलन बिगड़ गया। कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो यहां पर क्या कर देंगे, 4 का गुणा। क्लियर। पूरी अभिक्रिया संतुलित। तो यहां पर हमने क्या देखा, संतुलन करना तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में देखा है, इट डजंट मैटर। बट हमें अभी यहां पर क्या देखना है कि धातु जो कि सोडियम है उसकी प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ की, तो धातु के ऑक्साइड यानी कि Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसका गुणधर्म की बात करूं, ये जो सोडियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड मिले हैं, इसका गुणधर्म क्या है, वो किस स्वरूप, इसका गुणधर्म क्या है, क्षारीय। कैसा है, ये बेसिक स्वरूप में प्राप्त होता है। अब ये जो Na2O मुझे प्राप्त हुआ है, इसकी प्रक्रिया अगर मैं किसके साथ कर दूं, पानी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, यहां पर Na2O यानी कि वही धातु के ऑक्साइड, तो ये धातु का ऑक्साइड यही है, इसको मैंने यहां पर लिख लिया दोस्तों। इसकी प्रक्रिया में किसके साथ कर रहा हूं, पानी के साथ। पानी यानी कि H2O। H2O को हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। क्या प्राप्त होगा अभिक्रिया में, NaOH। क्या मिला, NaOH। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। ये क्या है, एक बेस है यानी कि क्षार है। समझ में आया दोस्तों, क्या है, ये एक बेस है। क्लियर। NaOH को हम लोग कहते हैं बेस अथवा तो क्षार। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है, वही चीज है, तो अभिक्रिया को संतुलित कर देते दोस्तों। यहां पर सोडियम 1 है, यहां पर 2 है, 2 का गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 4, तो यहां पर 4 का गुणा कर दो, तो ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, 2 और 1 3, और यहां पे 4 है। हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4, सोडियम 4, सोडियम 4। क्लियर। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, संतुलित हो चुकी है। अभिक्रिया संतुलित हो गई है, यहां पर हमें क्या मिला, बेस मिल गया। क्या मिला, बेस। क्लियर। तो वापिस से एक बार देख लो, धातु की प्रक्रिया अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। उस ऑक्साइड की प्रक्रिया अगर मैं पानी के साथ कर दूंगा तो मुझे बेस प्राप्त हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो पहली रिएक्शन हो गई यहां पर कंप्लीट, किसकी, धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। अब इसके अंदर क्या देखना है कि कई बार मैंने अभी क्या बताया कि धातु के अंदर क्या देखा हमने कि धातु के ऑक्साइड कैसे स्वरूप में प्राप्त होते हैं, क्षारीय यानी बेसिक स्वरूप में। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं कि जिनके ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों स्वरूप में पाए जाते हैं। क्लियर। तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, उभय गुणधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, उभय गुणधर्मी। वो क्या होता है, तो अभी देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग किस ऑक्साइड के बारे में सीखने जा रहे हैं, उभय गुणधर्मी ऑक्साइड। कौन सा, जो कि धातु का ही भाग है, पहली अभिक्रिया का ही, उभय गुणधर्मी ऑक्साइड। अब ये उभय गुणधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। उभय गुणधर्मी यानी कि ऐसा ऑक्साइड, धातु की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे धातु के ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है। परंतु अगर प्राप्त होने वाले ऑक्साइड का जो गुणधर्म है धातु के लिए क्षारीय होता है, परंतु कोई कोई धातु ऐसी है जो ऑक्साइड तो बनाएंगी परंतु उनका गुणधर्म
क्षारीय और अम्लीय दोनों स्वरूप में पाया जाता है। यदि दोनों हो, गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय दोनों हो, तो ऐसे गुणधर्म को उभय गुणधर्मी कहते हैं, और ऐसे धातु के ऑक्साइड के गुणधर्म को उभय गुणधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो दोनों प्रकार के गुणधर्म रखती हैं, अम्लीय और क्षारीय? तो वो उनके एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है, कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे कि Zn और Al। तो Zn यानी कि जिंक और Al यानी कि एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्यूमिनियम धातु की प्रक्रिया हम लोग किसके साथ कर रहे थे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कर दी। प्रक्रिया में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अथवा तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड कह सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बनता है, नाम क्या है। क्लियर? फिलहाल एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम धातु, और पीछे ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? अब बैलेंस करना है अभिक्रिया को, तो अभिक्रिया को संतुलित कर दो। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कितने कर दो दोस्तों, 2 एल्यूमिनियम 3, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दो 6, और यहाँ पर 4 का गुणा कर दो। क्लियर? अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित, एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर? तो अभिक्रिया कैसी हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। संतुलन करना हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। मेन चीज हमें क्या सीखनी है कि धातु की प्रक्रिया, यानी कि धातु कौन सी ली हमने, एल्यूमिनियम, जिंक भी ले सकते हैं, उसकी प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमें धातु के ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला। परंतु यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसके गुणधर्म की बात करें तो ये दोनों प्रकार के गुणधर्म रखता है, क्षारीय भी और अम्लीय भी, यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों गुणधर्म ये रखता है। तो ये जो ऑक्साइड बना वो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुणधर्मों को रखता है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, उभय गुणधर्मी ऑक्साइड। अगर हमसे पूछा जाए कि उभय गुणधर्मी ऑक्साइड की कौन सी धातुएं बनाती हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, Zn और Al, यही दो धातुएं हैं जो उभय गुणधर्मी दोनों प्रकार के गुणधर्मों को रखती हैं। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या सीखा, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होता है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि अधातु के बारे में कहीं पर ज्यादा दिया नहीं गया है, परंतु इसके अंदर मैं अधातु को भी क्लियर कर देता हूं कि अधातु की अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा। इसी टॉपिक में देख लेते हैं कि अधातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होता है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, अधातु की। अधातु की बात करने जा रहा हूं। यदि मैं अधातु की प्रक्रिया किसके साथ करूं, ऑक्सीजन के साथ, अधातु की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेंगे, अधातु के ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड प्राप्त हो गया। यहां पर जो अधातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ये कैसा होगा, इसका स्वरूप किस माध्यम में होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय, यानी कि एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो अधातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे, परंतु किस स्वरूप में, अम्लीय स्वरूप में, एसिडिक स्वरूप में प्राप्त होगा, बेसिक नहीं। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन सी अधातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर हमें यहाँ पर क्या बनाती है, अधातु के ऑक्साइड, जिसका स्वरूप क्या होता है, अम्लीय। तो सेम प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सल्फर। सल्फर की प्रक्रिया, ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, अधातु है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन गया, अधातु के ऑक्साइड बनेगा। तो अधातु क्या लिया है हमने, सल्फर, S फॉर सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात तो सल्फर ऑक्साइड कह सकते हो। इसका गुणधर्म कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि अधातु जो ऑक्साइड बनाता है उसका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये अम्लीय स्वरूप में प्राप्त होगा। अब हमें जो अम्लीय ऑक्साइड मिले हैं उसमें से अगर हमें अम्ल बनाना हो, जैसे हमने उसमें क्या बनाया था, बेसिक में से बेस, तो इसमें से अम्लीय में से हम लोग क्या बना सकते हैं, अम्ल, यानी कि एसिड बना सकते हैं। कैसे, तो वो स्टेप नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर जो हमारा अधातु के ऑक्साइड हैं उसकी प्रक्रिया में किसके साथ कर दूंगा दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड की प्रक्रिया किसके साथ, पानी के साथ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अम्ल, यानी कि एसिड प्राप्त होगा। तो जो एसिड हमें चाहिए वो एसिड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अधातु के ऑक्साइड हमने क्या बनाया, SO2। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ SO2, इसकी प्रक्रिया में किसके साथ कर रहा हूँ, पानी यानी H2O के साथ। तो प्रक्रिया करने पर क्या बनेगा, H2SO3, ये H2, ये S, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए, H2SO3। इसका नाम क्या है दोस्तों, ये एसिड है, और इस एसिड का नाम क्या है दोस्तों, वो मैं लिख देता हूं।
इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? सल्फ्यूरस। अगर ये 4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड होता, परंतु H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। तो देखिए दोस्तों, हमें एसिड मिल गया कि नहीं मिल गया? क्लियर। तो हमने इसके अंदर क्या सीखा कि अधातु की अगर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करे तो अधातु के ऑक्साइड मिलेगा, परंतु उसका गुणधर्म कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि उसकी प्रक्रिया मैं पानी के साथ कर दूं तो मुझे अम्ल यानी एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो धातु और अधातु के अंदर क्या तुलना थी, क्या डिफरेंसेस था, वो हमने देखा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वहां पर हम लोग क्षारीय में से क्षार बनाते थे, यहां पर हमने अम्लीय में से अम्ल बना दिया है। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ एक चीज उसके अंदर ऐड करनी थी, वो क्या था दोस्तों? कि उभय गुणधर्मी ऑक्साइड, कि जो दोनों के गुणधर्म रखते हो। ऐसे एग्जाम्पल क्या थे? कौन कौन सी धातुएं थी ऐसी? Zn और कौन सी दोस्तों? एल्यूमिनियम। क्लियर। अब इसके अंदर आगे की तरफ एक चीज और देखनी है, वो क्या है कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो पानी, जो हमारे इसके अधातु के अंदर एक नई चीज बनाती हैं। वो क्या है कि उदासीन ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड दोस्तों? उदासीन ऑक्साइड। तो कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जो उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उदासीन यानी कि निष्क्रिय, जो किसी के साथ भी अभिक्रिया ना करे, उसे कहा जाता है उदासीन। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदासीन। तो कुछ अधातुएं हैं जो उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। अब वो उदासीन ऑक्साइड के रूप में क्या बनाती हैं, उसे हम लोग यहां पर देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? तो CO और H2O, पानी और CO। ठीक है दोस्तों। CO का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? कार्बन, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं मोनो, तो इसका नाम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O यानी कि पानी, ये कौन बनाता है? कुछ अधातु। कुछ अधातु ऐसी होती हैं जो ऑक्साइड, यहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड मिला, कौन सा है? CO और H2O। परंतु ये दोनों ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है दोस्तों? इनकी मैं बात करूं तो ये जो ऑक्साइड हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं उदासीन ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड दोस्तों? उदासीन ऑक्साइड। तो कुछ उदासीन ऑक्साइड कुछ अधातुएं बनाती हैं, और उदासीन ऑक्साइड के रूप में जैसे अगर हमसे पूछा जाए उदासीन ऑक्साइड के एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा? CO और H2O। ये किसके एग्जाम्पल है? उदासीन ऑक्साइड के। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पहला टॉपिक था धातु, साथ ही साथ में हमने अधातु को भी कवर कर लिया। तो धातु एवं अधातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होता है, तो वो हमने यहां पर देखा। क्लियर। अब सेकेंड अभिक्रिया कौन सी है कि पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा, उसे देखते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर हम लोग सेकंड, धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, दूसरे टोटल 4 गुणधर्म पढ़ने हमें। पहला हमने क्लियर कर लिया कि ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होगा, दूसरा है पानी के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा। तो यदि मैं धातु की प्रक्रिया किसके साथ करूं? पानी के साथ, तो प्रक्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास है धातु, इसकी प्रक्रिया में किसके साथ कर रहा हूं? पानी के साथ। धातु की प्रक्रिया में पानी के साथ करूंगा तो या तो मुझे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे अथवा तो हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हाइड्रोक्साइड। क्लियर। या तो मुझे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे अथवा तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। साथ ही साथ में H2 गैस यानी कि डायहाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों? मुक्त होगी। क्लियर। मुक्त होने के लिए कोई भी गैस मुक्त होती है तो निशान ऊपर की तरफ लगाते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था। क्लियर। अब धातु की प्रक्रिया पानी के साथ, टॉपिक नंबर 2 करेंगे तो क्या होगा? धातु के ऑक्साइड अथवा तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और डायहाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। तो अब यहां पर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। धातु के रूप में हमने क्या ले लिया? के यानी कि पोटेशियम। इसकी प्रक्रिया पानी के साथ कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि H2O। प्रक्रिया करने पर क्या बनता है? KOH। के यानी कि पोटेशियम, OH, अगर OH हो साथ में तो उसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड। अगर ऑक्सीजन अकेला हो तो ऑक्साइड। इसके पहले हमने देखा था एग्जांपल, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर वहां पर O सिर्फ जुड़ा हुआ था, इसलिए ऑक्साइड। अगर OH साथ में हो तो क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर हमें प्राप्त हो गया है। अब साथ ही साथ में क्या मुक्त होगा? H2 गैस, डायहाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ में इस अभिक्रिया में क्या मुक्त होता है? उष्मा, यानी कि उष्मा भी मुक्त होती है। अब अभिक्रिया को हमें क्या करना है? संतुलित। तो संतुलित करने के लिए
यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बट पोटेशियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। पूरा का पूरा समीकरण कैसा हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो मेन चीज क्या थी कि हमने क्या ली, धातु, धातु की प्रक्रिया पानी के साथ की, तो हमें क्या मिला, धातु के हाइड्रोक्साइड, तो धातु के हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो गया। साथ ही साथ में H2 गैस यानी कि डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इस अभिक्रिया में उष्मा भी मुक्त हो रही है। तो ये सेकंड अभिक्रिया थी कि धातु की अगर हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो ऑक्साइड मिलेंगे या तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा, परंतु साथ ही साथ में H2 गैस भी मुक्त होगी। क्लियर। अब हम लोग बात करें कि कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो क्या होता है दोस्तों, पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं है। वो कौन कौन सी धातुएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उन्हें हम लोग यहां पर नोट के रूप में जानेंगे। क्लियर। नोट क्या क्या है वो देखिए। क्लियर दोस्तों, तो हम यहां पर नोट देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं है। तो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं उनके नाम। तो दोस्तों, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये 4 ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं है धातु होने के बावजूद। क्लियर। तो लेड को हम लोग क्या लिखते हैं, Pb सिंबल, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu, Ag सिल्वर का यानी कि चांदी जिसे कहा जाता है, और Au यानी कि गोल्ड का सिंबल है। क्लियर। तो ये 4 के 4 ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्लियर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, तो सिल्वर, गोल्ड, लेड और कॉपर। अब एक चीज हम लोग ध्यान से इसका यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। हम लोग ने सोने के गहने, सोने के आभूषण बनाए हुए हैं, वो पानी के साथ अगर संपर्क में आते हैं तब भी उसके कलर में चेंजेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा। अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो कहां से उसका कलर जाएगा। क्लियर। एज वेल एज बात करें हम लोग सिल्वर यानी कि चांदी की, तो चांदी की भी जो चीजें हमारे पास, रिंग है, अंगूठी है, वो भी लगातार अगर पानी के संपर्क में हो तब भी उसके अंदर कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ तो अभिक्रिया ही नहीं करता। इसलिए सोने और चांदी की चीजें जब हम पानी के साथ संपर्क में होती तब भी उनके कलर में कोई परिवर्तन पाया जाता नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया ही नहीं करती हैं। क्लियर। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं सीखी। रासायनिक गुणधर्म में टोटल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें से 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने सीखी। पहला है कि धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया। उसके अंदर हमने 3 चीज क्लियर की कि धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेंगे, अधातु की और उभय गुणधर्मी ऑक्साइड। क्लियर। और कौन कौन सी ऐसी फिर अधातुएं हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कौन किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, वो भी क्लियर किया। और एक चीज सेकंड गुणधर्म जो कि है हमारा कि धातु की यदि हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। क्लियर। तो ये सेकंड टॉपिक, और कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ये आज की बात थी। और साथ ही साथ में सबसे मेन कौन सी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। क्लियर। जो आगे की तीसरी और चौथी रासायनिक अभिक्रिया जो कि बाकी है उसके अंदर यूजफुल है, आने वाला है। क्लियर। तो तब तक के लिए ये सारी के सारी अभिक्रियाएं और सक्रियता श्रेणी को ध्यान से पढ़िए।